डाउट क्या सा पूछो। नहीं सर, शायद से मेरा गलत है। देखो इसमें हमने जो कल जो लिखा था यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, इंटरसेप्ट लिखना भूल गए थे। प्लस सी भी है ना, देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है लाइन। यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती, तो वो भी लिखना था, तो इसलिए नहीं आया होगा। जो इन्होंने ट्राई किया ना, नहीं आया होगा। चलो मैंने फिर इसको करेक्शन करके नीचे सॉल्व किया, देखो इंटीग्रेशन से। सी हियर, सेम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से, अल्टरनेट मेथड विल राइट y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो बाकी तो सेम है जो ऊपर एक्सप्लेन किया था। y की जगह i है, एंड देन टेन थीटा की वैल्यू भी सेम है, t x की जगह t, और यहाँ पे प्लस 10 पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये इक्वेशन आ गई, और बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। इंटीग्रेशन दो पार्ट में कर लिया, माइनस टी का अलग कर लिया, 10 का अलग कर लिया, माइनस को बाहर निकाल दिया, टी का टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 10 का 10t आ जाएगा। फिर लिमिट लगा देंगे 0 से 10, दिस प्लस दिस, तो ये -50 आ जाएगा, इधर वाला 100, तो सिंप्लीफाई होके 50c। तो दिस इज द अदर वे मेथड ऑफ सॉल्विंग। बट ये थोड़ा सा तुम लोगों को रिस्क फैक्टर है इसमें, कि इक्वेशन पहले बनानी है, फिर इंटीग्रेशन भी करना है ना। देयरफॉर better if you can find out the area, then find the area, that will give you the easy method। ठीक है, तो हमने देखो एरिया से भी निकाला था 50 कूलम है, इंटीग्रेशन से निकाला उससे भी। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस। ठीक है, तो दोनों मेथड आनी चाहिए टू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एनी डिफिकल्टी हियर? नो सर। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। करंट डेंसिटी का हो गया था कल, इसके क्वेश्चंस आ गए थे। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूं तुम लोगों को। सी, ये जो करंट डेंसिटी है, इनफैक्ट लोकलाइज करंट डेंसिटी जो है, फॉर लोकलाइज्ड करंट के लिए यूज करते कहीं पर, उसका जो चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन वगैरह, तो वी यूज इट फॉर लोकलाइज करंट। तो इस तरह से देखो, और इसको हम लोग करंट डेंसिटी को हम लोग स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम ऑफ द बुक्स, म्यूट इट आर्यन, म्यूट करो। हाँ, तो we represent the current density by streamlines like this ऐसे। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस पास में आ गई हैं, इमेजिनरी लाइंस होती, तो करंट डेंसिटी इज मोर। यहाँ पर स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है, तो करंट डेंसिटी इज लेस। तो स्ट्रीमलाइंस रिप्रेजेंट द करंट डेंसिटी इन द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर, है ना। तो इस तरह से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो करंट डेंसिटी इज मोर। ए वन मोर पॉइंट, देखो यहाँ पर ये एक कंडक्टर है ना, नॉन इरेगुलर शेप का है, देखो। तो करंट इज द सेम इन एनी क्रॉस सेक्शन। क्यों? यहाँ से करंट जो इंटर हो रहा है, तो वॉट एवर द चार्ज इज इंटरिंग दे आर गोइंग अहेड पर सेकंड। चार्ज बीच में इकट्ठा नहीं होगा, दे विल कंटिन्यू टू मूव। यहाँ से जितना चार्ज क्रॉस होगा पर सेकंड, उतना ही यहाँ से होगा, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से। तो वेदर यू टेक क्रॉस सेक्शन लाइक दिस परपेंडिकुलर, और यू टेक इंक्लाइन, तो करंट आई थ्रू द कंडक्टर्स हैव द सेम वैल्यू एट प्लेन्स ए डैश, बी डैश, सी डैश। यहाँ से भी करंट सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शंस जो हैं, दे आर नॉट
going to make any difference because current is rate of flow of charge, right? Rate of flow of charge will give us the current. So you take any cross section, current is same through that, है ना? Only thing current density may be affected depending upon the cross section taken. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया. नाउ ये क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गया था. वी हैव डन दिस क्वेश्चन यस्टरडे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पॉइंट कवर कर लिया था. ये जो होता है ना टाउ, tau is the what average time between two successive collision, also called relaxation time, because during this time system can relax. इतने टाइम में सिस्टम रिलैक्स कर सकता है, उस समय we can assume no collision, है ना. तो average time between two successive collision is called relaxation time. तो डेरिवेशन में एक पॉइंट और लेट मी एक्सप्लेन यू. हमने ये जीरो क्यों लिया था, देखो इसका एनसीईआरटी बुक में क्या एग्जांपल दिया जो मैंने तुम्हें समझाया, somewhat similar to that is written. ठीक है. तो who is this? नमन. ओके ठीक है. चलो तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है कोलिजन के बाद दे मूव इन द रैंडम डायरेक्शन. दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन. कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा. डिफरेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट all the electrons average value. So u average is 0 since initial velocity of all the electrons are in random direction. And that's what explanation given in NCERT book. So we have written that. And इसलिए 0 लिया इसका. ठीक है. तो ये डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो ये डेरिवेशन में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे. And drift velocity is of order of few millimeter. बहुत कम होती है. ये सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो दी होंगी. इसमें भी देखो कांस्टेंट कौन कौन सा है. ये कांस्टेंट है ना. दीज आर द कांस्टेंट्स. चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट रहता है. तो E अपॉन m इज कांस्टेंट. इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं. इन चार्ज डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Sometimes these words are used, these terms are used. So you should know what is the meaning of specific charge and what is the unit of specific charge also. ठीक है. तो ये terms कभी तुम्हें E and M separate ना देके एक साथ दे देंगे. Specific charge of electron is so and so, and you can put it here. ठीक है. तो दो तो constant हो गए यहाँ पर. तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड पर एंड टाउ पर. टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो फील्ड पर ही डिपेंड करेंगे. मोर फील्ड मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेकिन फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ आल्सो. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए. मोर पोटेंशियल डिफरेंस मींस मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मोर लेंथ मींस लेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कंडक्टर का लेंथी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो ये हो गया. तो इसमें से कोई क्वेश्चन दिया था क्या मैंने तुम लोगों को? एनी क्वेश्चन वाज गिवन इन होमवर्क? नहीं. यस सर नो. चलो ये क्वेश्चन, अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ये होमवर्क में ही रहने. तो मैं इसका आंसर कट कर देता हूँ. तो यू ओके. इसका पहले का आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी तुम्हें लिखना है. देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फास्टर. उनकी रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना. देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कम टाइम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएगा. तो जल्दी कोलाइड करेगा जाके, है ना. फॉर सेम सिचुएशंस में कोलिजन विल बी अर्लियर. मोर टेम्परेचर मींस मोर फास्टर दे विल मूव. तो लेस एवरेज टाइम टू कोलाइड. तो टाउ विल डिक्रीज, है ना. टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल डिक्रीज. जल्दी कोलाइड करेंगे सिंस रैंडम वेलोसिटी इंक्रीजेस. क्लियर दिस पॉइंट? हमने हीट किया, जैसे गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी फास्ट जब गैस को हीट करो तो फास्ट चलते हैं. ऐसे ही कंडक्टर को हीट करो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फास्ट चलते हैं. तो रैंडम वेलोसिटी तो रैंडम वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. उसका आंसर लिखना पड़ता है हमें. ये क्वेश्चन नहीं आता. ये क्वेश्चन जो है इट इज नॉट देयर. बट जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, उसका आंसर बेस्ड ऑन दिस, इस पर डिपेंड करेगा. तो देख, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में.
What is the effect on drift velocity of electron if temperature of conductor increases? Decreases का नहीं पूछते, हमेशा increases का ही पूछते हो. Got it? तो इसका होमवर्क में कल आंसर देंगे. कल क्लास नहीं रहेगा क्योंकि संडे टेस्ट है. Tomorrow will not have the class, but you do attend the extra class today. ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें हम लोग सर्किट पढ़ने वाले, कैसे सीरीज, कौन सा पैरेलल, कौन सा वीटेस्टोन ब्रिज. जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लास्ट जो है 15-20 क्वेश्चन रह गए ना, तो उसमें सर्किट के तुम्हें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो डोंट मिस दैट क्लास, तुम्हारा डबल फायदा होने वाला है. ठीक है, तो इमीडिएटली ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे. आधा पौन घंटा जो भी है कंप्लीट कर देंगे. रिमेनिंग क्वेश्चन, कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चन बाकी हैं, वो टेस्ट में भी आने वाले तुम्हें. ठीक है, क्लियर टू ऑल. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन भी देखो होमवर्क में है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ drift velocity of electrons if ratio of length of conductor is 1:2, both are connected to the same source in parallel. दो कंडक्टर्स हैं, उनकी लेंथ 1:2 है, एक डबल लेंथ का है, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है ना. तो पैरेलल कनेक्ट करने से क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है ना. तो ये फार्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, हेलो, अभी तुम लोगों को साउंड आ रही है बराबर? यस सर. प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा. ओके, चलो. तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में ट्राई योरसेल्फ एंड देन वी विल डिस्कस. नोट कर लो इसको. किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? जस्ट साउंड सबके पास बराबर आ रही है? कैन यू सी प्रॉपरली? बोलो, कुछ डिफिकल्टी है तो टेल मी. नहीं सर, सब सही है. सब सही है. चलो क्वेश्चन नोट करते जाओ, इसका आंसर लिख के भेजो. फिर तुम लोग अभी भी होमवर्क करके भेज नहीं रहे मुझे. आई एम नॉट हैप्पी विद यू. जब तक खुद करेंगे नहीं सॉल्व, तब तक इम्प्रूवमेंट होगा नहीं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करो. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बोर्ड, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है. एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, जो टॉपिक कर रहे हैं उसी का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया है ना. What is the effect on drift velocity of electron if temperature of conductor increases and second केस में decreases? तो tau पे डिपेंड करेगा, बाकी फैक्टर्स तो सेम ही रहने वाले. और इसमें रेशियो ऑफ लेंथ है, पोटेंशियल पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो ये वाला फार्मूला लगा लेना. ठीक है, तो हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, एक और फार्मूला, एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ करंट. ये वाला अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल के, कल जो हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है, और ये तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ करंट है. दोनों के क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों के डेरिवेशन भी कभी कभी आते हैं. तो लेट अस सी दैट सेकंड रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट. ठीक है, तो we'll derive the relation. तो सपोज ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पर यूनिट वॉल्यूम में है, पर मीटर क्यूब में. 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना. जैसा कि मैंने बताया काफी हाई वैल्यू होती है, 10⁻28 के ऑर्डर के रहते हैं, है ना. तो दिया होगा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में. एंड इलेक्ट्रॉन, नाउ देखो इसमें अभी देखो अंडरस्टैंड कैसे डेरिवेशन करेंगे इसमें. सपोज उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 सेंटीमीटर के जो वॉल्यूम बनेगा, ये जितना, उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे. और अगर हमें इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन मिल जाए, तो उससे उसको हम चार्ज से मल्टीप्लाई करके चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड निकाल देंगे. and charge crossing per second is called current. चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड इज कॉल्ड करंट. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में उतने मीटर के सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस
कर जाएंगे। तो ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकेंड, तो नेन ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, और कितने मीटर क्यूब के इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाएंगे, वो इतने मीटर क्यूब के डिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, वीडी क्या है, डिस्टेंस पर सेकेंड, तो ये वॉल्यूम पर सेकेंड, तो ये क्या है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स, 1 मीटर क्यूब में इतने, तो इतने मीटर क्यूब में क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्रॉस हो जाएंगे, पर सेकेंड, है ना, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड, ये वॉल्यूम पर सेकेंड हो गया जी। तो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मिल गए हमें, तो उसको हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना, कितना ई होता है, तो वो अपना चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड मिल जाएगा। चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो ये तुम्हारा दूसरा डेरिवेशन बन गया, इसको हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू NaVd। ये दूसरा रिलेशन, सॉरी जस्ट दिस इज अदर रिलेशन, आई इज इक्वल टू NaVd, ठीक है, आई इज इक्वल टू NaVd। तो इसको अगर तुम्हें आसान तरीका याद रखना है तो इसकी सीक्वेंस चेंज कर लो, देखो ऐसा याद कर लो, आई इज इक्वल टू वीना, VENA, इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो भूलने के 4 टर्म है इसमें, 4 टर्म्स है। कांस्टेंट कौन कौन से है, देखो एक तो तुम्हारा एरिया क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट अगर वो यूनिफॉर्म है, ई तो हमेशा ही कांस्टेंट है, चार्ज, है ना, ये एन जो है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है, कॉपर है कि आयरन है, क्या है ना। तो अगर अगर आई सेम रहा, सब नॉन यूनिफॉर्म है कंडक्टर, जैसा कि कल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, करंट तभी भी सेम रहेगा, सपोज ऐसे टैपर्ड कंडक्टर है कोई, ट्रंकेटेड बोलते हैं उसको, है ना, कोन का ट्रंक कट कर दिया जैसे इधर से, तो ऐसा है, तो आई फिर भी सेम रहने वाला है, अगर हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, करंट सेम है, तो थिन थिन कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोर होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, थिक में लेस होगी, सिमिलर टू ड्रिफ्ट अपना कौन सा था, करंट डेंसिटी जैसा रिलेशन आया, है ना, करंट डेंसिटी जैसा, गॉट इट। तो दैट्स हाउ यू कैन इंटरप्रेट द थिंग्स। तो ये कब है, जब सीरीज में 2 कंडक्टर लगे हो, है ना, और पहला वाला जो था वोल्ट, जिसमें वोल्ट की रिलेशन आया था, वो कब होगा, जब तुम्हारा पैरेलल में लगे होता है, वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, सीरीज के लिए यूज करते हैं। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, और उसमें वोल्टेज सेम रहता है, तो दोनों अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग यूज करेंगे। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया, देखो इसमें 2 सीरीज में तुम्हें बता दिए कंडक्टर, है ना, एक थिन है और एक थिक है, सॉरी एक थिन और एक थिक, है ना, दोनों कॉपर के हैं, तो कॉपर के हैं तो एन सेम है, एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम मटेरियल के लिए एन सेम रहेगा, कॉपर के, तो इसमें क्या बोला, 2 कॉपर कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ डिफरेंट है, आर कनेक्टेड इन these velocity of electrons in कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कभी वेलोसिटी लिख देते हैं इसको, इनफैक्ट दिस इज ओके, यहाँ पे सॉरी करेक्ट, फाइंड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर्स इफ रेशियो ऑफ द रेडिया इज 1/2, है ना, रेशियो ऑफ रेडिया 1/2 है, और इसमें लेंथ में डिपेंड करता नहीं है ना, डिफरेंट लेंथ हमने जानबूझ के दिया कि यू शुड नो कि लेंथ, इसमें लेंथ आया ही नहीं है, पहले वाले में लेंथ आया है ना। तो ये तुम्हें खुद ही कंप्लीट करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कभी भी बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, इसमें तुम्हें बहुत केयरफुल, दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं डिफ्ट वेलोसिटी का, एक सीरीज वाले में, ये सीरीज के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि करंट आ रहा है, करंट सेम रहता है, और ये वाला हम पैरेलल के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है ना, दोनों को अलग अलग पोजिशन पे अलग, तो ये अपने आप करो, इसमें मैंने मैक्सिमम पॉइंट तो तुम्हें बता ही दिए। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हें नोट करने हैं क्या कि पीडीएफ में डाल दूं, हैबिट होनी चाहिए लिखने की, चलो तुम लोग पहले थोड़ा बहुत जितना लिख सकते हो लिखो इसको, दोनों क्वेश्चंस, और बाद में जो है नहीं लिख पाते तो ग्रुप में मैं डालूंगा, तो उसमें डाला तो ठीक है, नहीं तो फास्ट लिखते जाओ, ठीक है। Yes, sir. चलो तो ये वाला भी क्वेश्चन अभी लिख लो, ये भी पैरेलल, ये तो पहले ही मैंने बताया पिछले टॉपिक का है,
ठीक है, स्नैपशॉट ले लो नहीं तो। हाँ, ये इसका भी मैंने ऑलमोस्ट लिख ही दिया है, इसका सॉल्यूशन है ना। करंट सेम रहता है सीरीज में, उसके बाद एन तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये दोनों कॉपर लिखे, नहीं तो अलग अलग मटेरियल के होंगे तो रेशो देंगे उसका भी। और ये वाला कल वाला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इन्होंने ऐड कर, मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जैसा मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, समव्हाट सिमिलर टू दैट। स्टेडी करंट फ्लो, पहले ही उन्होंने स्टडी दे दिया है, एनसीईआरटी बुक का 3.18 है। तो स्टेडी करंट में कांस्टेंट करंट, तो करंट तो कांस्टेंट ही है। फ्लोज इन द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, which of these is constant along the conductor? करंट कांस्टेंट है ऑलरेडी, करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? नो, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कल डिस्कस हो गई थी, उसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है तो फील्ड लाइंस पास में आ जाती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है? अभी अभी तो डिस्कस किया ये वाला पॉइंट है ना, नॉन यूनिफॉर्म है, अगर करंट तो सेम रहने वाला, ए जो है चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज, तो तीनों, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। आंसर इज कांस्टेंट करंट। तो देखते हैं एनसीईआरटी बुक का आंसर दिया है, ओनली करंट इज बिकॉज इट इज गिवन स्टडी, वो भी दिया ही है तुम्हें, तुम्हें केवल उसकी मीनिंग समझनी। द रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली, है ना, सभी इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो पास में आ जाती। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, इट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओनली करंट है, इसका नंबर लिख लो 3.18, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर टू दिस सो फार? ओके, आगे देखते हैं फिर। ये देखो, ये भी क्वेश्चन जस्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर शोज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग लेफ्टवर्ड इन द लेफ्ट, आ रहे इधर, इन द वायर आर द फॉलोइंग लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। फॉलोइंग क्वांटिटी लेफ्ट है कि राइट है? करंट लेफ्ट होगा कि राइट होगा? करंट डेंसिटी लेफ्ट होगी कि राइट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगी कि राइट होगी? ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो, लिखने का टाइम थोड़ा कम है, तो इसका आंसर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट कीप राइटिंग द थिंग्स और कीप, ओके। एनी डिफिकल्टी सो फार? जस्ट कोई डिफिकल्टी हो तो जस्ट आस्क मी, एंड नहीं तो मैं नेक्स्ट उस पे मूव कर रहा हूँ। चलो, नोटेड। नमन, यू आर नॉट रेगुलर, है ना? कल तुमने अटेंड नहीं किया था क्लास। रेगुलर क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि फिर समझ में नहीं आएंगे ये पॉइंट्स पूरे। नोट करो, अभी कल मैंने पीडीएफ डाला था, उसमें नोट करके फिर देखो। देखो ये क्वेश्चन हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए गुड क्वेश्चन। देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक इलेक्ट्रॉन्स टू गेट फ्रॉम कार बैटरी टू द स्टार्टिंग मोटर? जैसे हम लोग स्विच प्रेस करते हैं ना, तो बैटरी से करंट जाता है मोटर पर, उसको घुमाता है ना। एज्यूम द करंट इज 3, कल मैंने बताया ना, काफी लार्ज करंट होता है अपने कार वगैरह में, टू व्हीलर में इनिशियली, इसलिए बहुत उसके वायर बहुत थिक होती है, लीड बोलते हैं उसको, वेरी थिक। अपनी हाउस, जो अपनी हाउस होल्ड वायरिंग है ना, मेनी टाइम्स बिगर, मतलब इन डायमीटर, क्योंकि वो पतली दार होगी तो बर्न हो जाएगी, वहीं पे मेल्ट हो जाएगी, इसीलिए वेरी थिक। 300 एम्पियर, क्वाइट लार्ज वैल्यू। एंड द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू द कॉपर वायर विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, लेंथ इतनी, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एन दिया है, तो हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है। तो जस्ट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे तो। करंट दिया है देखो, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ दी है,
और n दिया है। तो लेट अस सी इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या कितने टर्म्स हमें चाहिए। ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया अभी थोड़ी देर पहले, I N A, और ये तो कांस्टेंट है, तो वी हैव द 4 टर्म्स, इसमें से 3 दिए हुए शायद है ना, अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, E की वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कभी नहीं देते। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व करके देखो, यू विल फाइंड द इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है, इसको स्नैपशॉट ले लो। चलो similar question is there in NCERT book also. Let's see which is that question. ये वाला देखो 13th question है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं इसमें देखो। ये पिछले क्वेश्चन से उन्होंने, पिछला क्वेश्चन 3.1 सॉल्व एग्जांपल है, उसमें से उन्होंने बोला था कि ये निकालो भी, फाइंड आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने निकाले हैं, तो अभी तुम्हें दे ही दिए इसमें, तुम्हें यू डोंट डू एनीथिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हें दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। How long does the electron take to dip from one end of the wire of 3 meter long to the other end? एक 3 मीटर वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एंड करंट इज गिवन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सिमिलर टू दैट प्रीवियस, उसी क्वेश्चन से बनाया हुआ है ये। एनी कुड यू गेट एनी क्लू, इसमें तुम्हें समझ में आया क्या क्या करना है? कुछ नहीं ज्यादा करना है, बोलो किसी को समझ में आया? दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, क्या करना है? वेलोसिटी ड्रिफ्ट निकल जाएगा, उसके बाद Okay. लेंथ को डिवाइड कर देंगे उसमें। हाँ, वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। देखो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है कि नहीं? टर्म सारे देखो, तो जब कांस्टेंट रहती है तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो लेंथ दी हुई है दोनों केसेस में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दो प्रीवियस से फार्मूले से, डिवाइड कर दो। दिस इज नॉट एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, इवन ए फोर्स लगता है, लेकिन कोलिजन होने के बाद फिर से वो जो है फिर से वो रीस्टार्ट करती है अपनी, तो इसको यूनिफॉर्म लिया गया। टर्म्स देखने से भी हमें पता लगेगा यूनिफॉर्म है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो। ये देखो ये क्वेश्चन 3.1 सॉल्व एग्जांपल है, ये मोरलेस जो फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का है पूरा, अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कैसे एन निकालते हैं, गो थ्रू एवोगाड्रोस नंबर वगैरह लगा के एन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने बोला ना, ये एन तुमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे तुम्हें दे दिया है, तो वो दिया ही होगा मोस्टली, तुमसे पूछते नहीं एन निकालने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, रीड इट। मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन को, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, थोड़ा केमिस्ट्री जब हो जाए, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास, उसके बाद कर सकते हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं, द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the conductor which causes the drift motion। तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइटनिंग फास्ट मूव होती है, लाइटनिंग फास्ट है ना, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। इफेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसफर होता है। गॉट इट? भूपेश साइलेंट करो उसको, साइलेंट करो उसको अपना साउंड सिस्टम। भूपेश आरुद्यन, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर सी लिया जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 पावर, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर होती है कंडक्टर में, 3 × 10 पावर 8 से। तो ये क्वेश्चन अभी तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, बाद में लेकिन पढ़ना है तुम लोगों ने। और ये क्वेश्चन भी पेंडिंग है, ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला यूज करके हमें ये निकालना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, लेकिन अभी हमने रजिस्टर नहीं पढ़ा तो इसको यहाँ पेंडिंग रखते, बाद में मैं तुम्हें कैपेसिटर दिखाए थे क्या मैंने तुम्हें? देखो कैपेसिटर ऐसे दिखते हैं, ये बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर हैं, छोटे बड़े, ये फैन में ऐसा लगता है, ये सब जो है अलग अलग जगह से, फ्लैट ऐसे भी रहते हैं है ना, ऐसे भी रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये सब, ये भी वेरिएबल कैपेसिटर है ना, जो हम लोग रेडियो, पुराने रेडियो में जैसे घुमाते थे ना नॉब, तो इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन कम ज्यादा होता है तो कैपेसिटेंस कम ज्यादा होता है। तो पुराने रेडियो सेट उठाओ, तुम घर में पढ़े होंगे बहुत पुराने, अपने ग्रैंड पास से पूछो, वो तुम्हें निकाल के देंगे, रेडियो पढ़ा होगा, तो उसमें नॉब लगी रहती है, ठीक है। तो वो जो है, तो घुमाने से एरिया क्रॉस सेक्शन दो प्लेट्स के बीच में चेंज होता है, तो कैपेसिटेंस चेंज होता है, तो उससे ट्यूनिंग होती है, डिफरेंट रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन ट्यून होते हैं। आजकल तो सब ऑटोमेटिक आ गया। तो ये कैपेसिटेंस का जो है असॉर्टमेंट ऑफ कैपेसिटर, मतलब कलेक्शन ऑफ कैपेसिटर, असॉर्टमेंट का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है। तो ना एक छोटा सा टॉपिक है जो कि जनरली
कम काम आता है, फिर भी कभी भी आ सकता है। देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज है ना। मोबिलिटी का मतलब क्या समझ, मोबाइल कितने मोबाइल हैं, कितने फास्ट मूव करते हैं, उसके लिए तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा अभी। बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो इंडिकेट द मोबिलिटी, मतलब बहुत फास्ट अगर ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो दे आर हैविंग हाई मोबिलिटी। तो उसी से रिलेटेड टर्म है। देखो इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो तो जो टर्म मिलता है उसको मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू सिंबल है, सिमिलर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपना फार्मूला आया था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने डिराइव किया था कल। तो ई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, है ना। टाइम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूविंग चार्ज। हो सकता है कोई और सिचुएशन हो, है ना, इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे आयंस हो, उसके लिए भी हो सकता है। यूनिट क्या होगी बाय द वे? मोबिलिटी की यूनिट क्या हो सकती है? जस्ट विल राइट द यूनिट हियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो इससे बना सकते हो न्यूटन, सॉरी मीटर कूलम न्यूटन सेकंड, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो यू शुड बी इन पोजीशन टू। इसको मत देखो लास्ट वाला, इससे भी कर सकते हो। चलो लास्ट वाला इजी है, उससे लिखना आसान है। चलो ई क्या क्या होता है? कूलम होता है, मीटर स्क्वायर अप। हाँ इससे कर लो। लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें इजी है। कूलम हो गया चार्ज का। और टाउ क्या, टाउ का यूनिट क्या होता है? एवरेज टाइम है, सेकंड्स होता है ये, अपन केजी। ये भी लिख सकते हैं या फिर इस वाले फार्मूले से। तो यू शुड बी एबल टू राइट इट विद एनी फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ ओम्स लॉ के बारे में कुछ बताएंगे तुम लोग। ओम्स लॉ तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत उसका डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इजी है ना। तुम देखते हो सपोज हमने कोई बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस कॉपर में लगाया, कॉपर वायर में, और ग्लास में लगाया। ग्लास की एक रॉड ले लो, एक कॉपर की रॉड ले लो, तो किस में ज्यादा करंट फ्लो होता है? ऑफ कोर्स कॉपर में, है ना। ग्लास इज द पुअर कंडक्टर। तो ओम्स ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसने कंडक्टर लिया, ऑफ कोर्स कंडक्टर लिया, और उसमें भी पोटेंशियल बैटरी लगाई उसमें, है ना। जैसे वेरिएबल सोर्स ले लिया बैटरी का। तुम्हें ओम्स लॉ वैसे पता ही है, जस्ट लेट मी गिव यू द मेन पॉइंट, फिर हम लोग धीरे धीरे समझते हैं इसको। V इज इक्वल टू आई आर, जो तुम लोग पढ़ते हो ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और वोल्टेज डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू करंट, और V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज ओम्स लॉ, है ना, वन फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। एक और फॉर्म पढ़ेंगे। तो उसने क्या किया ओम्स ने, देखो पहले इनिशियली जो है काफी एक्सपेरिमेंट, मतलब ये डायरेक्ट नहीं आते, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते। उसने एक वेरिएबल बैटरी ले ली, है ना, उसकी वोल्टेज चेंज कर सके हम। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया कि कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, फिर एक रेजिस्टेंस ले लिया, है ना, और अमीटर लगा दिया। तो वोल्टेज उसने बढ़ाया, 1 वोल्ट रखा तो उसने करंट रीडिंग की, फिर डबल किया तो करंट भी डबल हो गया, ट्रिपल किया तो करंट भी ट्रिपल हो गया। फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने से फिर रीडिंग्स अफेक्ट हो गई थी, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वी फिर देखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। वोल्टेज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देयरफॉर फिर उसने बनाया रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो R क्या होता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को उसने बोला रेजिस्टेंस है ना, विच इज रेशियो ऑफ वोल्टेज अपन करंट, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन बताओ, अगर हमने वोल्टेज डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? ये देखो ये वोल्टेज दिख रहा है, इसको डबल किया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? नो चेंज, करंट भी बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट इज द ओम्स लॉ। वोल्टेज डबल किया, करंट भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को इज गोइंग टू रिमेन सेम, है ना। सब तुमने जो भी रेजिस्टेंस लगाया वो थोड़ी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट जीरो भी है तभी भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का भी मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे कैपेसिटर देखा था ना हमने। तो रेजिस्टेंस इज R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसका सिंबल ऐसा रहता है, ऐसा यूनिट इज ओम, ऐसे लिखते हैं, और दैट इज नथिंग बट ओम। एंड इट इज आल्सो, इसका यहाँ से भी दूसरी यूनिट दे सकते हैं, V बाय I। V क्या है? वोल्टेज, I करंट है। तो 1 ओम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। किसी करंट, किसी कंडक्टर में अगर सपोज कोई रेजिस्टेंस जो है उससे हमें 1 वोल्ट पर एम्पियर आ रहा है ना, तो 1 ओम होगा उसका रेजिस्टेंस। अगर रीडिंग इतनी आ रही है तो 1 ओम होगी, ठीक है।
क्लियर? इसमें ओम्स लॉ में कुछ पूछना है तुम लोगों को? अभी मैं रेजिस्टेंस तुम्हें दिखाने वाला हूँ इसके बाद। ओम्स लॉ इज सिंपल, यू कैन जस्ट, तुमने 10th में भी पढ़ा था, 10th में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है तुम्हारे बुक में। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, तो sir. मेरे क्वेश्चन देखो, इसमें सिंपल 3 क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए कि भाई फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, यहाँ भी 10 वोल्ट लगाया। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस भी तुम ले लो 5 ओम। रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे? 5 ओम, सभी में 5 ओम। फिर हमने क्या किया, बैटरी का मतलब उसको पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, इधर 10 वोल्ट लगाया, इधर 0 लगाया। फिर क्या किया, इधर 10 इधर -10 लगाया। तीनों केसेस में करंट निकालना है, I1 I2 I3। ठीक है, रेजिस्टेंस मैं तुम्हें दिखा दूं कैसे दिखते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस है, दे आर द रेजिस्टेंस। 2 टाइप के होते हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंस है और दूसरे वायर बाउंड